Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So this is the next lecture of quantum mechanics. ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने स्कैटरिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। स्कैटरिंग को मेजरमेंट कैसे लेते हैं, स्कैटरिंग को हम मेजरमेंट लेते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से, और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है उसका फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में निकलवाया था। तो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक फॉर्मूला निकलवाया था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का ना, एफ थीटा का। दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने आपको निकलवाया था। एफ थीटा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो से इन्फाइनाइट, क्योंकि आपकी वेव किसी भी एनर्जी हो सकती है, ये आपको डायरेक्टली लर्न भी करना है, ठीक है ना। सो 2l प्लस वन अपॉन के एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल। डेल्टा एल एक फेज फैक्टर कहलाता है एंड साइन डेल्टा एल। तो डेल्टा एल अगर आप फेज शिफ्ट भी बोल सकते हो। तो फेज शिफ्ट अगर आपको पता है तो पार्शियल वेव एनालिसिस के अंदर आप लोग स्कैटरिंग आराम से निकाल सकते हो। पार्शियल वेव एनालिसिस में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ठीक है ना। अब आप लोग ये चीज़ को इक्वेशन नंबर 7 नाम दिया था मैंने, ठीक है ना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 नाम दिया था। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग को CSIR नेट गेट जेस्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम चार्जेस हैं, मैं आपको वहाँ पे कम्प्लीटली जो है प्रिपरेशन करवाऊँगा CSIR नेट गेट की जेस्ट की। अभी रिसेंटली जो गेट का रिजल्ट आया है आपका कल, उसमें 100+ मतलब 40 स्टूडेंट्स तो हैं मेरे जो अनअकैडमी के हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं CSIR नेट गेट, तो उन लोगों ने गेट का क्वालिफाई किया है 40+ ने, ठीक है ना। सो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो बहुत कम चार्जेस हैं, और ये रेफरल कोड है, इसको अगर आप लोग यूज़ लेते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो अभी नए नए कोर्स आने वाले हैं तो आप लोग ले सकते हो, वरना मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो इस बारे में, CSIR नेट और गेट की प्रिपरेशन के बारे में। सो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मुझे यहाँ निकालना है टोटल क्रॉस सेक्शन। सो टोटल क्रॉस सेक्शन आपको निकालना है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, नेट के एग्जाम में। तो आपको समझाया था टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो थीटा ही वेरी करता है, थीटा की लिमिट 0 से लेकर पाई होती है, और दिस इज सिंपली स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड विद साइन थीटा डी थीटा। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला होता है टोटल क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से निकल के आता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मोड का स्क्वायर है, तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है तो उसका मोड का स्क्वायर जो होता है ना बेटा, उसका मोड का स्क्वायर जो होता है वो होता है सिंपली उसका स्टार मल्टीप्लाई विद द एफ। तो ये होता है, तो स्टार में मतलब एक नया रीजन आ गया, तो इसका मतलब ये है कि दो आपके लग जाएंगे, एल 0 से लगी है तो ये नॉर्मल क्वांटिटी, और एक हो जाएगा एल डैश। एल डैश मतलब एक नया रीजन जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का रीजन है। तो अल्टीमेटली मैं एक बात बोल दूंगा यहाँ पे कि केवल एल वैल्यूज ही डिफरेंट हो गई, एल 2l+1, और यहाँ पर भी कितना हो गया 2l-+1, क्योंकि एक नया रीजन आ गया है ना। के में कोई चेंज नहीं आएगा, के तो वही का वही रहेगा, दैट इज द के स्क्वायर। इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल, ये जो है वो तो है ही सही। अब कॉम्प्लेक्स रीजन में क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, तो ये नए रीजन में एल डैश हो गया। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देना। सिंपली यही साइन डेल्टा एल है, और वो जाएगा साइन डेल्टा एल डैश, क्योंकि नया रीजन में एल डैश हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हमारे पास ये जो है ये पी एल था, तो ये पी एल कोस थीटा एक नए रीजन में था, और एक है पी एल डैश कोस थीटा। अब पी एल एक लेजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है। अब आपको शायद पता नहीं होगा लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की इंटीग्रल कंडीशन। अब ये समेशन लगा हुआ है ना, तो इस समेशन की जगह अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो वी नो दैट, अगर आप नहीं जानते बीएससी सेकेंड ईयर में आता है ये चीज़। बीएससी सेकेंड ईयर में लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की एक इंटीग्रल कंडीशन हमारे पास होती है, ठीक है ना। और वो इंटीग्रल कंडीशन जो होती है
वो कुछ अलग प्रकार की होती है। पहले मैं इसको एक बार पुट कर दूं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। पुट करना पड़ेगा इसको, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको। इस वाली चीज़ को पहले आप ऊपर पुट कर दो, जस्ट होल्ड डाउन। ये एफ स्क्वायर की वैल्यू का ऊपर पुट कर दो पहले तो, तब जाके ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई समेशन तो सब लगा ही दो आप, समेशन एल इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फानेट, समेशन एल डैश इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फानेट, ठीक है। और ये हो जाएगा 2l प्लस 1 2l डैश प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल। अब पता है मैं ये सब इंटीग्रल से बाहर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सब थीटा से इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेशन केवल थीटा का है, मुझे थीटा पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज है उनको इंटीग्रेशन में रखना है, और जो थीटा से इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है वो सब इंटीग्रेशन से बाहर रहेगी। अब लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये सब बाहर आ गई। अब लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। अब थीटा पे डिपेंडेंट कौन है, पी एल कोस थीटा एंड पी एल डैश कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। बस अब यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी बेसिकली कि यहाँ क्या होता है। एक्चुअली में फ्रॉम द लेजेंड्रे इंटीग्रल कंडीशन हम जानते हैं, सिंस 0 से लेके पाई, फ्रॉम द लेजेंड्रे इंटीग्रल कंडीशन, सो पी एल कोस थीटा पी एल डैश कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा इज सिंपली लाइक 2 अपॉन 2l प्लस 1 एंड डिराक डेल्टा डेल एल डैश, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल कंडीशन हो गई। अब समस्या ये है, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देना, ठीक है ना। इस डिराक डेल्टा को हम लोग बोलते हैं डेल्टा फंक्शन, दिस इज द डेल्टा फंक्शन, डेल्टा फंक्शन। इसकी वैल्यू 1 तभी होती है, और इसको 1 ही लेना है आपको, जब आप l बराबर एल डैश लोगे, अदरवाइज ये 0 हो जाएगी अगर l बराबर एल डैश नहीं हुआ तो मजबूरी है कि हमें वैल्यू निकालने के लिए l बराबर एल डैश ही पुट करना पड़ेगा। और जैसे आप l बराबर एल डैश पुट कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो परिवर्तन आएगा l बराबर एल डैश पुट करने से, वो परिवर्तन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा टी बराबर 2 पाई तो है। अब l बराबर एल डैश है तो फिर यहाँ पर 2 लगाने से कोई मतलब नहीं है, 1 से काम चल जाएगा। तो ये 1 से काम चल गया क्योंकि l एल डैश बराबर है। अब l बराबर एल डैश है तो फिर ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। अब l बराबर एल डैश है तो फिर ये एक्सपोनेंशियल में 0 आ जाएगा, बिकॉज आयोटा डेल्टा एल और आयोटा डेल्टा एल तो 0 हो जाएगा, वो एक माइनस में एक प्लस में तो 0 हो जाएगा। अब l बराबर एल डैश है तो फिर साइन स्क्वायर डेल्टा एल हो जाएगा। और अब इसके मल्टीपल में ये पूरा इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 2 अपॉन 2l प्लस 1, और l बराबर एल डैश रखते ही ये 1 हो गया अपने आप ही। बस ये परिवर्तन हो गया, और लास्ट एंड फाइनल में क्या हो जाएगा, 2l प्लस 1 से ये कट जाएगा। और ये रिजल्ट तुम्हें गांठ बांध लेनी है, इसको चिपका लो अपने कमरे पे कहीं पे, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समेशन ऑफ l बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट, ये 2 पाई मल्टीप्लाई विद द 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 पाई अपॉन के स्क्वायर एंड l बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा, 2l प्लस 1, और ये हो गया मेरे पास, तो 2l प्लस 1, और ये साइन स्क्वायर डेल्टा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्कैटरिंग के अंदर ये बहुत काम आता है। तो इस चीज़ को कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार काम आएगा, और बहुत बार ये चीज़ यूज़ भी आती है, चाहे CSIR नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेस्ट का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। हाँ, अगर लो एनर्जी स्कैटरिंग है तो फिर इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एस वेव स्कैटरिंग, क्योंकि एस वेव सबसे निम्नतम होती है, आप लोग पढ़ते हो ना कक्षक, SPDF ये पढ़ते हो ना कक्षक,
तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 0 1 2 3 ये होता है ना, सबसे लोएस्ट एस होता है, तो एस वेव स्कैटरिंग बोलते हैं इसे, लो एनर्जी स्कैटरिंग बोल सकते हो, लो एनर्जी स्कैटरिंग भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्चुअली में लो एनर्जी स्कैटरिंग में एल की वैल्यू जीरो जाएगी, तो यहाँ पे लिख दो एल बराबर जीरो, तो एल जीरो पुट करते कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा नो, तो ये भी होता है। तो ये एक स्पेशल केस है। पार्शियल वेव एनालिसिस जो होता है ना मेथड, ये एस वेव स्कैटरिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेवल की स्कैटरिंग पे जाओगे ना, पी वेव स्कैटरिंग या हायर एनर्जी स्कैटरिंग, तो हायर एनर्जी स्कैटरिंग में पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड इतना अच्छा काम नहीं करता है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, तो ये वाली बात है। अब सुनो, इसके बाद में ऑप्टिकल थ्योरम। ऑप्टिकल थ्योरम थोड़ी अच्छी है, ऑप्टिकल थ्योरम आपके एग्जाम में आती भी है, ऑप्टिकल थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ऑप्टिकल थ्योरम को मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पर हाँ, वो ऑप्टिकल थ्योरम याद कर लेना, बहुत अच्छी है, ठीक है। वो पूरा एक लेक्चर लेगी मेरा, तो वो लेक्चर मैं आपको कल लूँगा, तो कल संडे है तो कल मैं फ्री हूँ, तो ऑप्टिकल थ्योरम जो है आपको मैं पढ़ा दूंगा आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच।